हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ IPv4 इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो इनमें से इनवैलिड एड्रेस कौन सा है? IPv4 और IPv6 जो है, हम IP एड्रेसेस के लिए ये तो प्रोटोकॉल वर्जन यूज़ करते हैं। IP का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V4 वर्जन 4, और इसके अलावा हम वर्जन 6 भी यूज़ करते हैं। तो IPv4 में इसमें से इनवैलिड एड्रेस कौन सा है? ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, क्योंकि IPv4 में जो आपके 5 क्लासें होती हैं ABCDE तक, उसमें तो उसमें जो भी वैल्यू आपकी, मतलब उसमें वैल्यू जो होती है एड्रेसेस की, वो 0 से लेकर 255 तक होती हैं। तो आप ऑप्शन ABC तक जो भी देखेंगे, उसमें वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो रही हैं, मतलब 0 से ऊपर हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है 255 से ऊपर नहीं है। तो जहाँ पे भी वैल्यू 255 से ऊपर जाएगी तो आपका वो इनवैलिड IP एड्रेस होगा। तो ऑप्शन डी में देख सकते हैं आप, जो लास्ट में .270 है वो 255 से ऊपर की वैल्यू है, इसलिए जो एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है ये। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। ये देख सकते हैं आप टेबल, इसमें IPv4 जो आपका वर्ज़न है, इसमें देखिए आप क्लासेस हैं ABCD, आपकी जो है मल्टी कास्ट है, और क्लास E है एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम इसको रिज़र्व भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑक्टल, ये देखिए आप, इसकी रेंज जो होगी वो 0 से 127 होगी, वो क्लास A में आएगा। आप आगे देख सकते हैं IP रेंज जो देख सकते हैं, 0 से 127 जो है स्टार्टिंग में आपके ये पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 है और ये 127 है। तो क्लास A की जितने भी IP एड्रेसेस होंगे IPv4 में, क्लास A में जितने भी होंगे, वो 0 से 127 इनकी रेंज होगी। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्लास B के आएंगे 128 से 191 तक, ये देख सकते हैं आप। ये जो बाद की वैल्यू होगी, देखिए 255 से ऊपर कोई भी नहीं है। इसके बाद क्लास 3 में 192 से 223, ये देख सकते हैं। और वैसे क्लास D और E भी, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे क्लास C तक पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे IPv4 एड्रेसेस हैं, ये होते हैं 32 बिट्स के। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी जो IPv4 एड्रेसेस हैं वो कितने बिट्स के होते हैं। तो आप याद रखेंगे IPv4 32 बिट्स का होता है, जबकि आपका जो IPv6 होता है वह 128 बिट का होता है, यानी 128 बिट्स का होता है। तो ये टेबल अगर आपको ध्यान होगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आंसर कर पाएंगे इजीली। कई बार क्वेश्चन जो है इनके आपके क्लासेस से भी पूछा जा सकता है। तो क्लासेस में भी देख सकते हैं आप, रेंज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है इनकी। ये एक टेबल देखिए, जो आपका क्लास A में आते हैं IPv4 में, उसमें नेट ID आती है 1 बाइट की। उसके अलावा जो सारी आगे बाइट्स होते हैं 2 3 4, ये होस्ट ID होती है। जबकि क्लास B में आपके जो पहले 2 बाइट हैं वो नेट ID होगी। क्लास 3 में पहले 3 बाइट जो है वो नेट ID होगी, उसके बाद होस्ट ID, और ये D हमने पढ़ा, ये मल्टी कास्ट एड्रेस, और चौथा आपका ये रिज़र्व या एक्सपेरिमेंटल होते हैं। IPv6 से वैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं है, क्योंकि इसका एड्रेस आप देख सकते हैं 128 बिट का इसका साइज़ होता है, और इसका एड्रेस आपके पास आएगा रेंज में। तो यहाँ पे आपको, वहाँ पे देखिए 4 बिट की रेंज दी हुई होती है आपको, और यहाँ पे आपके पास 00 से FFF तक काफ़ी बड़ी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाई IANA फॉर प्राइवेट यूज़। इसमें पूछा गया है कि IPv4 में आपकी कौन सी जो सीरीज़ है वो रिजर्व होती है प्राइवेट यूज़ के लिए। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, 192.168.0.0, मतलब 00 लगता है बीच में, तो ये है आपकी रिज़र्व होती है, ये देख सकते हैं आप ऑप्शन ए। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं क्यों रिज़र्व होती है और कौन कौन सी रिज़र्व होती हैं। ये देख सकते हैं प्राइवेट एड्रेस रेंजेस जो होती हैं हमारी क्लास ए में 10.0.0, आप इसको याद रखें। देखिए यहाँ 10 से शुरू हो रहा है और 10 से ही यहाँ पे शुरू हो रहा है,
बीच में 00 से ये रेंज 255 तक जाएगी, मतलब ये बीच की जो है ये कुछ और भी हो सकती है, लेकिन 255 से ऊपर नहीं होंगे ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्लास बी में 172 16.00 और ये देख सकते हैं आप यहाँ तक जाएगी, मतलब 10 से शुरू होगी, फिर 172 से शुरू होगी, लास्ट के देखिए बिट 255 ही हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लास 3 की बात करें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा लास्ट के बिट देख के। देखिए इस क्लास में लास्ट के 3 जो हैं 255 है, या 255 हैं, और नीचे भी 255 है, मतलब ये कोई भी 255 से ऊपर नहीं होगा, और यहाँ ये 10 से कम भी नहीं होगा, 172 है 192। और देखिए ऑप्शन में भी जो दिया गया है वो 192.168.0.0, और ये यही चीज़ हमें ऑप्शन में भी दी गई है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इसी से क्लास सी से ही पूछे जाते हैं, मतलब इससे पहले भी जो क्वेश्चन आया था IPv4 प्राइवेट नेटवर्क से, उसमें जो सीरीज़ दी गई थी वो 192 168 ही दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पे शायद क्वेश्चन गलत था, ऑप्टिकल ऑफ नॉट ऑप्टिकल फाइबर केबल, माफ़ कीजिए नॉट नहीं, ये क्वेश्चन ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन सी हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल मोड और एक मल्टी मोड। सिंगल मोड जो होते हैं आपके, उसमें जो कोर साइज़ होता है फाइबर का वो काफ़ी पतला होता है, मतलब वायर है एक तरह से। ये जो है सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल की डायग्राम है, तो देख सकते हैं आप, ये जो कोर है काफ़ी थिन होता है, इसके अलावा बाहर ये कोटिंग होती है, और यहाँ देख सकते हैं आप क्लैडिंग ग्लासेस होता है ये, और ये बीच में कोर ग्लास है, यहाँ देख सकते हैं आप, इसकी जैकेट है, बफर है, क्लैडिंग है और कोर है। और ये मल्टी मोड है, तो इसमें भी बाहर क्लैडिंग होती है, अंदर कोर होती है, लेकिन ये काफ़ी थिक होती है, और इसमें डिफरेंट मोड्स होते हैं ये, और मल्टी मोड फाइबर्स लगे होते हैं। इसके अलावा UTP जो है ऑप्शन ए दी गया है, तो UTP का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, अनट्विस्टेड, माफ़ कीजिए अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। और कैट 6 भी आपका जो है केबल का एक टाइप है। इसके अलावा इथरनेट जो है, इथरनेट केबल्स भी होती हैं, और इथरनेट हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ कंप्यूटर टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन बनाते हैं उसमें हम एक सिस्टम में बहुत से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, उसे इथरनेट कहते हैं, विद प्रोटोकॉल टू कंट्रोल द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू वाइड साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाई 2 और मोर सिस्टम। तो ये लैन का एग्जाम्पल है एक, मतलब बेसिकली इथरनेट क्या है, एक इसको हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जो लैन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी। तो WEP की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, ऑप्शन डी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इसका राइट आंसर होगा। तो WEP क्या है? WEP एक सिक्योरिटी एल्गोरिदम था फॉर 802.11 वायरलेस नेटवर्क, जो कि जो आपका 8.02, माफ़ कीजिए 802.11 जो वायरलेस नेटवर्क था उसके लिए एक सिक्योरिटी एल्गोरिदम था। और ये बेसिकली जो पार्ट था वो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड जो था उसका ये एक पार्ट था, ये 802.11 सिक्योरिटी एल्गोरिदम जिसे हम कहते हैं वेब। नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन नहीं होता है जनरली? तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, वर्ड प्रोसेसिंग जो है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर। तो एक प्रोसेस है किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, ये पहले से क्रिएट हुए डॉक्यूमेंट को की एडिटिंग करने का। तो ये जो है आपकी फंक्शन नहीं है जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी OS का। इसके अलावा ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और मेमोरी मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग
सिस्टम के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है 54, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स मे नॉट कॉज स्टारवेशन। तो ऑप्शन डी राउंड रॉबिन, ये सीपीयू शेड्यूलिंग से पूछा गया है क्वेश्चन। बेसिकली काफ़ी मतलब टफ क्वेश्चन है, सीपीयू शेड्यूलिंग से पूछा गया है, क्योंकि जेओ के एग्ज़ाम में इतना थोड़ा इसका लेवल हाई है। चलिए देख लेते हैं। ये कुछ कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है सीपीयू शेड्यूलिंग के। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एसजेएन, और इसके अलावा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन। जो राउंड रॉबिन ऑप्शन है इसमें जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसका सही आंसर जो है राउंड रॉबिन है। इसके अलावा मल्टी लेवल क्वीज भी है। तो एक्चुअली जो राउंड रॉबिन है अगर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पता लगा पाएंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि स्टारवेशन जो है किस में नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश डैश इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स द डाटा while it is being transferred between two devices or between a device and an application। तो बफर दिया गया, a buffer is a memory area that stores the data while it is being transferred between two devices or between a device and an application। दो डिवाइसेस के बीच भी जब भी डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और या तो डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच जब डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो डाटा किस मेमोरी में रहेगा उस थोड़ी देर के लिए मतलब ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग, तो वो आएगा आपका बफर में। तो बफर आपका क्या होता है, एक मेमोरी एरिया होता है। और बफर कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये तो देख लिया हमने। इसके अलावा बफर को हम बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपेंसेट फॉर अ डिफरेंस इन रेट ऑफ डेटा फ्लो। जहाँ पे भी डाटा फ्लो के रेट में डिफरेंस होगा, हो सकता है कि आपको डाटा कहीं पे किसी कम स्पीड में चाहिए या हो सकता है कहीं ज़्यादा स्पीड में चाहिए, तो वो डाटा फ्लो जो है उसमें जब डिफरेंस होगा या जो अकरेंस होगा इवेंट का, जो टाइम होगा उसमें डिफरेंस होगा, तो जो है डाटा जो है बफर के थ्रू जो है मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक तरह से उसको मैनेज काम करने का काम बफर का है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो विस्टा, विंडो एमई, विंडो एक्सपी, ये तो सारे आपके विंडो के वर्जन थे। विंडो एक्सई जो था ऐसा कोई वर्जन ऑप्शन बी नहीं, मतलब नहीं था। ऑप्शन बी 56 का राइट है। 57 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है इन विंडो 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट द डेस्कटॉप वाइल विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडोज बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ टास्क बार। ऑप्शन बी राइट आंसर है। विंडो 10 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको टाइम लगे या मैं भी ट्राई करूँगा इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें बहुत से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं विंडो 10 से पूछे गए हों। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज़ एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल इन विंडो 10। तो विंडो 10 से पूछा गया है। विंडो 10 में जो आप देखने के इच्छुक हैं उसके अतिरिक्त सभी अन्य विंडो को मिनिमाइज करने का शॉर्टकट मेथड क्या है। तो बाई ग्रैबिंग द विंडोज़ टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेक इट। तो आप माउस की सहायता से जो है विंडो के टाइटल बार को ग्रैब करेंगे, मतलब होल्ड करेंगे और शेक करेंगे। नेक्स्ट है 59। इन विंडो 10 द डैश प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन, टॉगल बैटरी सेवर मोड, चूज नेटवर्क एंड एक्सेस टेबलेट मोड। तो विंडो 10 में ऑप्शन सी जो है एक्शन सेंटर नोटिफिकेशन तक शीघ्र पहुंच, टॉगल बैटरी सेवर मोड और नेटवर्क चयन और टेबल मोड एक्सेस प्रदान करता है। तो कौन सा करता है आपका एक्शन सेंटर। नेक्स्ट है 60। इसमें हमसे पूछा गया है
Which of these describe solution situation when a computer does not respond to any input from the user? जब आप इनपुट दे रहे हैं अपने सिस्टम को और वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है तो उसे उस सिचुएशन को बोलते हैं हम कि सिस्टम हैंग हो गया, या जनरली हम बोल सकते हैं कि हैंग सिचुएशन होती है वो। ऑप्शन भी इसके लिए राइट आंसर है। स्लीप जो है ऑप्शन आता है आपके पास सिस्टम को स्लीप मोड में डालने के लिए। सस्पेंड, किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना या ख़त्म करना, या उससे रिलेटेड है। और बूट आपको पता है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और आप सिस्टम को अगर रिस्टार्ट करते हैं तो उसको हम वार्म बूटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 61। ऑप्शन बी, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन इज a situation that arises when two threads access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of execution of a thread's instruction। तो रेस कंडीशन कौन सी होती है? तो रेस कंडीशन तब फेस होती है जब दो थ्रेड जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं एक ही शेयर्ड वेरिएबल को एक साथ, और जो फाइनल वैल्यू जो आएगी वेरिएबल की वो डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, कि एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है थ्रेड इंस्ट्रक्शन का वो कैसे होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 61 का। ऑप्शन डेडलॉक कंडीशन जो ऑप्शन ए दिया गया है, तो डेडलॉक कंडीशन से भी आई थिंक लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। तो डेडलॉक कंडीशन जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी डेडलॉक कंडीशन कब आती है? जब जो है सेट ऑफ प्रोसेसेस जो है ब्लॉक हो जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि जो हर प्रोसेस होती है, बहुत सी प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है वो होल्ड करती है रिसोर्सेज और वेटिंग करती है अदर रिसोर्सेज का। मतलब डेडलॉक की कंडीशन तब आएगी जब आपके साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग चली होंगी और उसमें से हर प्रोसेस जो क्या करेगी, एक रिसोर्स को होल्ड करी हुई होगी और वेट कर रही होगी दूसरे रिसोर्स का, पर दूसरा रिसोर्स इसलिए उसको नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि उसको कोई दूसरी प्रोसेस होल्ड की होगी। तो वो कंडीशन जो है डेडलॉक कंडीशन आ जाती है। और आपने डेडलॉक कंडीशन भी शायद पढ़ी होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट, ये जो है आपकी डेडलॉक की कंडीशन है। तो हो सकता है इनसे भी कुछ पूछा जाए नेक्स्ट टाइम आपसे। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। तो एंड्रॉयड में जो भी आप कोई फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी एक तरह से, तो एक्सटेंशन होगी उसकी APK, जबकि जो आपकी EXE होती है वो एक EXE फाइल जो होती है आपकी, वो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में यूज़ करते हैं और ये एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जिसकी ये शॉर्ट फॉर्म है एग्जीक्यूटेबल की। जबकि DDL जो है आपकी SQL जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, उसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज फाइल जो होगी उसकी DDL उसकी एक्सटेंशन होगी, जबकि AP ये कोई भी फाइल एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट है 63, इसमें हमसे पूछा गया है रेड हैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेड हैट क्या है? लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको पता है जो लाइनक्स है वो फ्री है और ओपन सोर्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक, और ये GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर जो है ये रिलीज़ किया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। तो पूरा नाम जो आता है आप देखेंगे कभी, रेड हैट एंटरप्राइजेज लाइनक्स जो है फुल नेम है इसका, और एक कमर्शियली जो है ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट है, डेवलप्ड बाय रेड हैट फॉर द कमर्शियल मार्केट। रेड हैट एंटरप्राइजेज लाइनक्स इज रिलीज टू सर्वर वर्जन ऑफ x86 to 64 पार ISA। तो देख सकते हैं आप गूगल करके, पर अभी के लिए रेड हैट क्या है, एग्जाम्पल है एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लाइनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। तो RM यानी रिमूव जो है कमांड है लाइनक्स की किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। 64 का भी जो है राइट ऑप्शन है, ये है लाइनक्स की RM कमांड। तो RM कमांड इज़ यूज टू डिलीट फाइल विद
विद इन अ डायरेक्टरी। कोई फाइल जो डायरेक्टरी के अंदर है उसको डिलीट करने के लिए मेक श्योर दैट यूज़र परफॉर्मिंग दिस कमांड हैज़ राइट परमिशंस। तो ये देख सकते हैं आप कुछ और जो लाइनक्स की कमांड्स हैं, बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं। तो pwd कमांड, द pwd कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी की आपको लोकेशन देखनी हो वर्किंग डायरेक्टरी wd से, और तो p से प्रेजेंट या करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो pwd कमांड यूज़ करेंगे आप। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स हैं। mk जो है mkdir कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया भी है कैसे आपने सिंटेक्स यूज़ करना है इनके लिए। rmdir जो है तो डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी को, यानी रिमूव डायरेक्टरी। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसी बहुत सी कमांड्स हैं जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 65। इसमें पूछा है डैश इंटरप्रेटर रीड्स वन स्टेटमेंट एट टाइम, ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट इट एंड देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। तो इंटरप्रेटर का कमांड क्या, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपने जो भी कोड लिखा होगा उसकी एक एक स्टेटमेंट को, एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, क्योंकि जो हमने लिखा होता है उसको कंप्यूटर नहीं समझ पाता, क्योंकि तो इंटरप्रेटर का काम होता है उसको मशीन कोड में चेंज करना, एग्जीक्यूट करना, और उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन पे जाता है। मतलब बेसिकली इंटरप्रेटर का काम एक एक लाइन को मशीन कोड में चेंज करने का होता है। और इसके उल्टा जो हम कंपाइलर की बात करते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक टाइम में ही, एक बार में ही जो है एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब पहले मशीन कोड में चेंज कर देता है और एग्जीक्यूट कर देता है। तो देखिए कंपाइलर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं असेंबलर। तो असेंबलर हमारा सिर्फ जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में जब लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे तो हम उस टाइम असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर का यूज़ करते थे। तो ये भी जो था असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में जो था चेंज करता था। नेक्स्ट है इसमें which uses mnemonics for machine instruction and name for CPU registered and memory location। तो असेंबली लैंग्वेज जो थी, बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज होती थी हमारी, वो लो लेवल एक सिंबॉलिक कोड होता था। सिंबॉलिक कोड से आप समझ रहे हैं, सिंबल से सिंबॉलिक वर्ड बना। तो ये एक असेंबली लैंग्वेज जो थी हमारी, एक लो लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज थी। और ये क्या करती थी, कम्युनिकेट करती थी डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से। आजकल जो हम बाइनरी के थ्रू जो है अपना काम करते हैं, जो इंटरनल वर्किंग होती है, लेकिन ये डायरेक्टली करती थी कंप्यूटर हार्डवेयर से कम्युनिकेट असेंबलर में, असेंबली लैंग्वेज में। इसके उल्टा जो हमारी आजकल मशीन लैंग्वेज है, जिसमें बाइनरी और हेक्साडेसिमल कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, जिनको जो है ह्यूमन पढ़ नहीं पाते। और जो असेंबली लैंग्वेज थी वो डिज़ाइन की गई थी जो कि ह्यूमंस की जो रीडेबल फॉर्म में होती थी। मतलब जो हमारे असेंबली कोड होते थे ये कन्वर्ट करते थे किसमें, मशीन कोड में, बाय अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम इसको कन्वर्ट करता है उसको ही हम असेंबलर बोलते थे। तो 64 का डी जो है राइट ऑप्शन है। और असेंबली लैंग्वेज जो था उसका यूज़ हम सेकंड जनरेशन में करते थे 1950 के बाद। और असेंबली जो असेंबलर होता था वो भी आपका हमने ऊपर पढ़ा इंटरप्रेटर, वो भी एक एक लाइन को जो था इंस्ट्रक्शन को वो ट्रांसलेट करता था मशीन इंस्ट्रक्शन में। तो नेक्स्ट देखते हैं 67। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय गुडियो वैन रोजम। तो पाइथन जो है आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो सी लैंग्वेज है आपकी वो डेनिस रिचे ने जो था RITCHIE, डेनिस रिचे ने जो था इन्वेंट की थी। और ये अर्ली जो आपका 70s में था, इसी लैंग्वेज डेवलप की गई थी डेनिस रिचे द्वारा। जबकि आपकी C++ जो थी बाजार ने
बूटस्ट्रैप द्वारा इन्वेंट की गई थी और ये 1985 के टाइम जो थी डेवलप की गई थी। जबकि जावा जो है ये एक कंपनी जो थी सन माइक्रो सिस्टम उसके द्वारा जो था डेवलप की गई थी और ये आसपास मतलब 1990 के आसपास जो था जावा को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। तो कॉन्सेप्ट जो क्लासेस का आया है वो आया हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हमने यूज़ की तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टाइम है ऑप्शन बी, या कई बार इसको पूरा लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए याद से, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं अभी तक हमारे। चलिए धन्यवाद।